Hello guys and welcome back to RJ Academia. I'm your host, mentor, tutor by whatever name you would like to call me. My name is Rishabh Jain and आज हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर है या रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि एक पर्टिकुलर बैच के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी वर नॉट एबल टू अपलोड अ प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर क्लास फॉर अकाउंटिंग पीरियड एंड मेथड. तो मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को अपडेटेड वीडियो के साथ में रिप्लेस कर रहा हूं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना वीडियो है. दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, तो डोंट वरी, जुलाई 2026 ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा पुराना है. दिस इज न्यू वीडियो जो जुलाई के अंदर है. सो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी नहीं मिलेगी, इसके अंदर कोई और बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हमको उसको हटाना पड़ा. बट नेवरदलेस आज का जो टॉपिक का जो डिस्कशन है दैट इज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड अकाउंटिंग मेथड. तो ये टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर हम समझेंगे कि कौन सा रिटर्न कब फाइल करना चाहिए, उधर कौन कौन से पीरियड्स चलते हैं, यूएस के अंदर कौन से पीरियड्स चलते हैं, और उसके बारे में पूरी डिस्कशन होगी. अकाउंटिंग मेथड के अंदर हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास में, कैश अक्रूवल, हाइब्रिड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और इन्वेंट्री को किस पे हमको रिकॉर्ड करना चाहिए. तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड एज यूजुअल, भले ही रिकॉर्डिंग है तो क्या हुआ, ये तो हमारा हक है बोलने का. Guys, go get your chai, coffee, छाछ, लस्सी or whatever drink you would like to have so that you can wake up throughout the session and I can teach you well. Okay, चलो स्क्रीन शेयर कर देते हैं. परफेक्ट. आई गेस आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ. ओके, ग्रेट. तो हमारी स्क्रीन भी आप लोगों को विजिबल हो रही होगी. सो अकाउंटिंग पीरियड एंड अकाउंटिंग मेथड, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि सिनेरियो कैसे चलने वाला है, ठीक है. तो अब यूएस के अंदर जो मोटा मोटी मैंने जो आज दिन तक देखा है, और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफी कंपनीज के अंदर काम कर चुका, तो आज दिन तक मैंने डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग पीरियड्स नहीं देखे हैं. तो यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर एक चीज तो कॉमन है, ये वर्ड तो सुना ही होगा कि एक होता है कैलेंडर. ओ पेन की एक तो ओके, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फिस्कल ईयर, ठीक है. तो कैलेंडर ईयर कैसे चलता है? कैलेंडर ईयर आपका चलता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर. फिस्कल ईयर चलता है जो कि जिसका मंथ एंड नहीं हो रहा है ऑन दिसंबर, December 31, जिसका जो फिस्कल ईयर की एंडिंग होती है वो खत्म नहीं हो रही है कब? 31 दिसंबर को. तो जैसे इंडिया के अंदर कौन सा चलता है, 1 अप्रैल से 30th ऑफ मार्च, 30th ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 ऑफ मार्च. एक तो मैं क्या भूल जाता हूं कि 31 ऑफ मार्च, तो ये हमारा हो जाता है फिस्कल ईयर, ठीक है. तो यूएस के अंदर भी ये दो पैटर्न चलते हैं जिससे हमारी बुक्स की हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है कि हमारा अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से 90% ऑफ द टाइम, जो मैंने आज दिन तक नोटिस किया, 90% ऑफ द टाइम आप कैलेंडर ईयर को ही विटनेस करने वाले हो. किसी किसी रीजन से या कुछ ऐसे सीक ऑपरेशंस होते हैं जहां पर मैंने देखा है जो रिटर्न प्रिपेयर होते हैं वो फिजिकल ईयर के बेसिस पे होता है, नॉट एग्जैक्टली 1 अप्रैल टू 31 मार्च. कोई और डिफरेंट मंथ भी होता है उनका. काफी बार मैंने देखा है कि जून की एंडिंग होती है, जून मंथ की एंडिंग होती है उन कॉर्पोरेट्स की. तो डिफरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली फिजिकल ईयर जो मेजरली एप्लीकेबल रहता है वो उन्हीं के लिए रहता है जो सीक ऑपरेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, फॉर एग्जांपल मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला, और भी कौन सा नाम लेगा, जेपी मॉर्गन, ये बहुत बड़े बड़े सीक ऑपरेशंस होते हैं. तो इन लोगों के लिए फिजिकल ईयर सूटेबल होता है. अब फिजिकल ईयर क्यों इन लोगों के लिए सूटेबल होता है? क्या होता है कि है ना, ये जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हमारे मेटा की, ठीक है, मतलब कि मार्क भाई की बात करता हूं, मार्क जकरबर्ग की. मार्क जकरबर्ग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्क जकरबर्ग अप्रोक्सीमेटली 192 कंट्रीज के अंदर काम करता है, ठीक है. और 192 कंट्रीज के अंदर उसका हो जाता है एक इंडिया, ठीक है. तो इंडिया के अंदर भी उसका बिजनेस है, इंडिया के अंदर भी मेटा का ऑफिस है. तो अब क्या होता है कि अब इंडिया तो चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, उसकी अकाउंटिंग ऐसे होती है.
अब अगर सी कॉर्पोरेशन अगर कैलेंडर ईयर, अगर मेटा जो यूएस के अंदर है वो भी अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अगर कैलेंडर साइकिल को यूज करता है अकाउंटिंग की, तो उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो रिपोर्टिंग होती है वो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक की होती है। तो यहाँ पर जो 3 महीने का जो अप्रूवल की जो इनकम रहती है वो यहाँ पर डेफर कर जाती है। तो यूएस कॉर्पोरेट ने ऐसा बोला है कि फिस्कल ईयर जनरली हम एप्लीकेबल कर देते हैं, फिस्कल ईयर हम अलाउ कर देते हैं फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स के पास में पूरी आजादी है, मतलब सी कॉर्पोरेशन के पास में पूरी आजादी है, दे कैन गो फॉरवर्ड विद द फिस्कल ईयर। हाउएवर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल विच इज देयर पार्टनरशिप फर्म, या फिर आपकी एस कॉर्पोरेशन हो गई, या फिर आपके सोल प्रोप्राइटर हो गए, या फिर आपका हो गया कोई और भी फॉर्म, कोई और फॉर्म, जैसे हम कौन सा ले लेते हैं, 1041 ले लेते हैं, ठीक है 1041 ले लिया। तो इन लोगों के लिए सिर्फ आपको कैलेंडर ईयर यूज करना है। सर क्या हम दूसरा ईयर यूज नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ कि कर सकते हो। तो कब कर सकते हैं, मतलब कि क्या ये लोग फिजिकल ईयर यूज कर सकते हैं? मैं कहता हूँ यस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स। अब ये डिपेंड किस पे करता है? फॉर पार्टनरशिप, और फॉर पार्टनरशिप इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर्स एज वेल, ठीक है, मेजरली ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एस कॉर्पोरेशन के लिए तो जनरली यही देखा जाया गया है कि ये लोग हमेशा कैलेंडर ईयर ही यूज करते हैं। बट अगर इनको फिर भी फिजिकल ईयर यूज करना है, तो उसके लिए इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट कौन हो गई? यहाँ पर हो जाता है अंकल सैम। तो अंकल सैम से इनको एट द एंड ऑफ द डे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर अंकल सैम ने अप्रूव कर दिया तब एस कॉर्पोरेशन भी फिजिकल ईयर यूज कर सकता है, ठीक है। अब अंकल सैम से कैसे अप्रूवल लेते हैं? तो वहां पर फॉर्म्स आते हैं, एक आता है हमारे पास है फॉर्म 1128 का फॉर्म। तो इस फॉर्म को यूज करके आ, हम हमारा फिजिकल ईयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है किसी को ये बताने की जरूरत है कि फिजिकल ईयर कौन सा होता है क्या। अब जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ये ही फिजिकल ईयर होता है, मैं कहता हूं गलत है। अगर आपका मंथ किसी भी मंथ की लास्ट डेट को खत्म हो रहा है या क्लोज हो रहा है, दैट बिकम्स योर फिजिकल ईयर, एक्सेप्ट वो 31 दिसंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 31 दिसंबर हो गया किसी मंथ की एंडिंग का, देन इट बिकम्स व्हाट योर कैलेंडर ईयर। तो अल्टरनेटिव की सर क्या हम 28 फेब कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ 28 फेब कर सकते हो किसी मंथ का। तो अगर आपकी बुक्स क्लोज हो रही है 28 फेब को, तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा? 1 मार्च से लेके 28 फेब। अब ये 28 फेब क्या कर कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा आपका फिजिकल ईयर, ठीक है। सर क्या मैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना 31 ऑगस्ट अपना मंथ एंड रखना चाहता हूँ, 31 ऑगस्ट। तो आपका फर्स्ट सितंबर से 31 ऑगस्ट तक का पीरियड काउंट होएगा और दैट इज बिकम योर फिजिकल ईयर, ठीक है। तो दिस इज द टाइमलाइन और दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर योर फिजिकल ईयर्स। अब एक और चीज अभी आपको मैं और समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास में और एक और तरीका होता है, वो होता है 52 या 53 वीक्स का, ठीक है। हम इस बेसिस पे भी अकाउंटिंग ईयर्स को यूज कर सकते हैं, बट मैंने जनरली नहीं देखा, ये मोस्टली लोग है ना फार्मर्स लोग यूज करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आज दिन तक इतने हजारों रिटर्न प्रिपेयर और रिव्यू कर चुका हूं, बट मैंने कभी भी 52 वीक्स का या 53 वीक्स का नहीं देखा है। जनरली हम भी अगर प्रेफर करते हैं, अगर मैं अगर एज अ प्रिपेयरर हूँ या फिर मैं किसी को अगर एडवाइस देता हूँ, तो आइदर आई फॉलो द कैलेंडर ईयर और आइदर आई फॉलो द फिजिकल ईयर। ये 52 ईयर ऑप्शन है हमारे पास में। ये जनरली फार्मर्स के लिए होता है और मैंने फार्मर्स के रिटर्न्स भी प्रिपेयर करे, बट जनरल नहीं देखा गया है, आज दिन तक तो नहीं देखा गया। बहुत किसी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब मैं अगर बोलूँ तो 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो 52 वीक्स का मेथड यूज करते हैं और 53 वीक्स का मेथड यूज करते हैं फॉर दी कैलेंडर, फॉर दी टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है। सर हमको समझ में तो आ गया कि कैलेंडर ईयर और ये हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो हमारे सीए स्टूडेंट्स है, गाइस पुट अ वॉल बिटवीन योर हेड। कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर कुछ नहीं, कोई असेसमेंट ईयर है, कोई फिजिकल ईयर है, सिंपल सी टाइमलाइन होती है। मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो अगर आप
कैलेंडर ईयर है, दिस इज योर कैलेंडर ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंड दैट एंड्स ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो इसके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में इधर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, मैंने ये क्यों बोला है वो अपन थोड़ी देर में समझेंगे। 3 मंथ्स और 4 मंथ्स ऑफ 15 के बाद में आप आपकी ड्यू डेट आ जाएगी रिटर्न फाइलिंग की, ठीक है, रिटर्न की ड्यू डेट आ जाएगी। और अगर आपने एक्सटेंशन ले लिया तो किसी किसी में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। तो आपकी जब ड्यू डेट आती है वो हो जाती है सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अब ये दो क्यों बताइए वो मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द रिटर्न। तो हम लोगों के लिए अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। तो हम लोगों के लिए मतलब कि टेक्स्ट प्रिपेयर्स और रिव्यूअर्स के लिए सबसे बिजी टाइम शुरू होता है 15th ऑफ फेब से लेके 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। और जो दूसरा सीजन शुरू होता है हमारा, आप मान के चलो कि 15th अगस्त से ही शुरू कर लेता है। तो 15th अगस्त से शुरू होता है जो कि चलता है 15th ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है। तो सितंबर वाली भी ड्यू डेट इसी के अंदर फॉल कर गई और अक्टूबर की ड्यू डेट फॉल कर गई। अब मार्च की भी ड्यू डेट इधर फॉल कर जाती है और अप्रैल की भी ड्यू डेट इधर फॉल कर जाती है। तो ये हमारे लिए होता है सबसे बिजी टाइम, और जिसको बोलते हैं कि टैक्स सीजन बोला जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे सारे रिटर्न्स की हमारी फाइलिंग होती है। सर क्या यहाँ पे फिस्कल ईयर ऐसा कुछ बोला जाता है, असेसमेंट या कुछ नहीं बोला जाता, सिंपल सी बात है। कौन से रिटर्न को कब फाइल करना है, किस टाइम पे फाइल करना है, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो याद रखना पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ रट लेना, मैं आगे चल के भी समझाऊंगा कि कैसे इसको किस रिटर्न को कब फाइल करना पड़ता है, बट मैं अभी के लिए एक बार समझा रहा हूँ कि इस तरीके से रिटर्न फाइलिंग होती है। तो आपने यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करी है, जो भी बिजनेस रन करके एक्टिविटी करी है, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आपने यहाँ पर अर्न करे हैं, वो रिपोर्ट करने होते हैं बाय 15th ऑफ मार्च या फिर 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। और अगर आपने एक्सटेंशन लिया है तो ठीक है, एक्सटेंशन ले लो आप। एक्सटेंशन के अंदर आपको जो भी अपनी बुक्स को क्लीन अप करना है, और जब आपका एक्सटेंशन की ड्यू डेट आती है उससे पहले पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि जब हम एक्सटेंशन मांगते हैं तो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। एक्सटेंशन इज जस्ट टू फाइल द रिटर्न, नॉट टू पे द रिटर्न। अगर इन केस आपके पास में कोई भी रिटर्न की पेमेंट या टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, यू हैव टू पे इट बाय द ड्यू डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटर्न। So extension is just to file the return, not extension to pay the tax liability. You have to pay the tax liability by the due dates. That is period, that is non-negotiable, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आप पार्टनरशिप है, ठीक है, और पार्टनरशिप के अंदर आपके पास में कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, तो आप 15th मार्च तक, ठीक है, 3rd मंथ ऑफ 15 मार्च तक अगर नो टैक्स लाइबिलिटी इट्स ओके। बट अगर आप इंडिविजुअल होते हैं तो 4/15 तक आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक्सटेंशन लेके उसके अंदर 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो, 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। But by 14th of April, you have to pay your tax liability. अब भले ही आपने पेमेंट कर दिया है, टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट कर दिया है, अब आप जो रिटर्न फाइल करते हो, यू कैन फाइल इट आफ्टर योर एक्सटेंशन पीरियड और विद इन द एक्सटेंशन पीरियड, नॉट आफ्टर, विद इन द एक्सटेंशन पीरियड। मतलब जो 6 महीने का एक्सटेंशन हमको मिला है उस टाइम तक आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर टाइमलाइन कि आपको कैसे रिटर्न फाइल करना है और कब रिटर्न फाइल करना है। तो आपके पास में क्या क्या तरीका होता है। एक तरीका हो जाता है आपका कैलेंडर ईयर, दूसरा हो जाता है आपका फिस्कल ईयर, और तीसरा हो जाता है आपका 52 या फिर 53 वीक्स, ठीक है सर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली 90% और आई कैन से 90% प्लस लोग कैलेंडर ईयर ही फॉलो करते हैं। फिस्कल ईयर ऑलमोस्ट 10% ही करता है, और 52 मैंने तो नहीं देखा, तो मैं इसको दूंगा ही नहीं 5, ठीक है। बट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं। Okay, so this was about your what I can say. This is your calendar year. अब calendar year starts from 1st January और December 31st को होता है। Fiscal year generally होता है कि 12 महीने का consecutive होता है, और जिसका month ending on the generally 12 consecutive months ending on the last day of any month except December, ठीक है। A special variation is 52 weeks a week in a tax year, which is not fixed, which does not has no fixed ending date, ठीक है। It can be run 52 weeks or 53 weeks and does not need to end on the last day of the month. For instance, a business may close it year
ऑन द फाइनल फ्राइडे ऑफ जून एवरी ईयर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये 52 53 वीक्स वाला नहीं देखा गया है, आता भी नहीं है। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोल लूं तो ये आपके 3 ऑप्शन में से एक हो सकता है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब एक और चीज समझ लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने कोई ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन है, तो हमारा रिटर्न जो फाइल होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के अंदर फाइल करना है। ठीक है सर, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 नवंबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो भी रिटर्न तो फाइल करेगा ही। तो वो कब से फाइल करेगा, वो 1 नवंबर से 31 दिसंबर। सर किसी ने रिटर्न अपनी कंपनी स्टार्ट करी है 16 जून की से, तो वो अब रिटर्न कैसे फाइल करेगा, वो 16 जून से लेके 31 दिसंबर तक फाइल करेगा। सर किसी ने स्टार्ट किया है 14 नवंबर को, सॉरी 14 नवंबर को अपना रिटर्न फाइल, सॉरी बिजनेस स्टार्ट किया, वो कहां से कहां तक करेगा, वो 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक का। तो सर क्या हम इसको, इस चीज को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं शॉर्ट ईयर रिटर्न। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न होगा, जो फर्स्ट ईयर इनिशियल ईयर रिटर्न होगा, वो जनरली शॉर्ट ईयर रिटर्न होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बिजनेस एग्जैक्टली 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, तो उन लोगों के लिए शॉर्ट ईयर रिटर्न होता है। और शॉर्ट ईयर रिटर्न ऐसा होता है कि 1 जनवरी को तो आपने स्टार्ट नहीं किया, अब आपने कब स्टार्ट किया, आपने 2 जनवरी को स्टार्ट करा, तो 2 जनवरी से भी करोगे तो दिस इज कॉल्ड योर शॉर्ट ईयर रिटर्न। ठीक है, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 14 नवंबर को, तो अब जो नेक्स्ट ईयर आता है उस टाइम पे भी 1 जन से 31 दिसंबर होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका पूरा का पूरा रिटर्न जाएगा, 1 जनवरी से जाएगा 31 दिसंबर। दिस इज योर कंप्लीट ईयर रिटर्न। जस्ट इन केस अगर आपने फिजिकल ईयर चूज किया है, तो वो 14 नवंबर से जाके 13 नवंबर तक, या वैसे तो ऐसे नहीं चलेगा, बट वो मंथ टू वाइज चलेगा, ये फिर वीक वाइज हो जाता है। तो आपने अगर कोई स्टार्ट किया है और आप उसको फिजिकल ले जाना चाहते हो, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग लास्ट मंथ होनी चाहिए, मिड में नहीं हो सकती। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैंने अभी, जैसे मेरे मुंह से भी निकल गया कि 14 नवंबर को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हम 13 नवंबर को फिजिकल ईयर बना सकते, फिजिकल ईयर बना सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका जो मंथ एंड हो रहा है, मतलब कि 30 नवंबर से अक्टूबर से नवंबर, तो ये अक्टूबर से नवंबर तक का डेट साइकिल चलेगा फॉर द फिजिकल ईयर। तो जो फिजिकल ईयर होता है वो मंथ एंड के अंदर चलेगा, ये ध्यान रखना, मंथ एंड होना चाहिए तभी वो फिजिकल ईयर क्रिएट होगा। 15 नवंबर बोल दिया आपने, 15 नवंबर बोल दिया, या 17 नवंबर बोल दिया, या कोई बोलता है कि मैं नहीं, मेरे को तो वैलेंटाइन डे को अपना बिजनेस को क्लोज करना है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर फिजिकल ईयर। तो मंथ एंड क्या होगा कि 28 फरवरी हो गया, मंथ एंड क्या होगा 30 नवंबर हो गया, मंथ एंड क्या हो गया 31 अगस्त। ये ही होंगे आपके कंसिडर एज व्हाट, एज योर फिजिकल ईयर। ठीक है, शॉर्ट ईयर रिटर्न, शॉर्ट ईयर रिटर्न आपका कब बनता है, एक बनता है जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, दूसरा कब बनता है जब आपने अपना बिजनेस को क्लोज किया है, बिजनेस जब आपका क्लोज हो रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, ये हो गया आपका ईयर 2025, और फिर आपने, ठीक है, और ये हो गया आपका 2026। तो ये हो गया आपका जैन फर्स्ट, ये हो गया 31 दिसंबर, और ये हो जाता है आपका आ, इसको मैं क्या ले डेट, इसको ले लेते हैं अपन 28 फेब। ठीक है, एक और पीरियड ले लेते हैं इसमें ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 24। ओके, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, यहां पर ले लेते हैं अपन 30 अक्टूबर। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ये टाइमलाइन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि सबको दिखता रहे। तो अब जो फर्स्ट ईयर आ रहा है, जिस टाइम आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस को कब स्टार्ट किया, 2024 के अंदर स्टार्ट किया, 30 अक्टूबर को स्टार्ट किया, तो 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आप एक रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिटर्न को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट ईयर रिटर्न। अब ये क्यों शॉर्ट ईयर रिटर्न हो गया, क्योंकि ये आपने
मिड ऑफ द ईयर बिजनेस को स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट ईयर रिटर्न। नाउ जनवरी से नेक्स्ट ईयर जो कि 2025 है, तो जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक आप अपना फुल ईयर रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि आपने बिजनेस को रन किया। ना इन ईयर 2026 आपने नोटिस किया कि यार ये जो बिजनेस अपन ने जो 24 के स्टार्ट किया था, 25 के अंदर बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस हो गए, 26 के अंदर आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं यार अब इस बिजनेस को रन नहीं करेंगे, इसको क्लोज डाउन करेंगे। तो आप जब आपने अपने बिजनेस को कब क्लोज करिए, आपने क्लोज करिए 28 फरवरी को। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर, वापस आपको शॉर्ट ईयर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कहां से कहां तक का, 1 जनवरी से लेके 28 फेब 2026 तक के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को यू हैव टू रिपोर्ट। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि मंथ एंड होगा तभी कंसिडर होगा, बट हम जनरली बिजनेस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखते हो, तो कभी भी हम मंथ एंड के अंदर नहीं करते, हमारा बहुत अब्रप्टली बंद होता है कि 14 फेब को बंद हो जाएगा, 14 फेब को हमारा 2026 के अंदर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सही है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव टू फाइल द रिटर्न अप टू 28 जनवरी, तो 28 फरवरी तक। तो बाकी के दिनों का तो कुछ नहीं है ना, आपका तो बिजनेस क्लोज हो गया। सी, बिजनेस तो क्लोज हो गया ना, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई 15 फेब से लेके 28 फेब तक कोई एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पे तो इनकम और एक्सपेंसेस कितने होंगे, इनकम और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं आपके, वो तो हो रहे हैं 0। ठीक है, अब बिजनेस किसी भी मंथ के अंदर कभी भी क्लोज करो, किसी भी डेट को क्लोज करो, डज नॉट मैटर, पर अपन को तो पूरा मंथ ही कंसिडर करना पड़ेगा। तभी वो एक एक परफेक्ट स्ट्रीमलाइन आएगी, तभी आप उस चीज को एग्जैक्टली रिपोर्ट कर पाओगे। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, सपोजिंगली आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, यहाँ पे तो मैं अक्टूबर ले रहा हूं, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है अक्टूबर नवंबर, 3rd ऑफ नवंबर को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 3rd ऑफ नवंबर को स्टार्ट किया है, तो भी आपको तो फर्स्ट नवंबर से 31 दिसंबर तक की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट ईयर रिटर्न, शॉर्ट ईयर रिटर्न। अब एक और चीज दिखा देता हूं मैं, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। का ओके, अब अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द कैलेंडर ईयर, अरे फॉर द कैलेंडर ईयर 2025 और द टैक्स ईयर बिगनिंग ऑफ, आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 14 नवंबर 2025 which is ending on 31 December 2025। 2020 क्या हो गया, 2025। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द रिटर्न। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग तो ये इसी तरीके से हो रही है। अब इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे शॉर्ट ईयर रिटर्न। तो क्या ये हमको यहाँ दिखेगा, नहीं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या चेक मार्क करेंगे, इनिशियल रिटर्न। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल को कंसिडर करते हुए चेंज कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि अब हमारा टैक्स ईयर बंद खत्म हो रहा है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, और हमने अपना बिजनेस खत्म कर दिया है फर्स्ट। ओके, हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2025 को, और हम इसको क्लोज डाउन कब कर रहे हैं, हम इसको क्लोज डाउन कर रहे हैं ऑन, लेट्स से फॉर एग्जांपल 27 2025। ठीक है, अब ये कौन सा पीरियड कौन सा कवर कर रहा है, ये जैन से लेके फेब्रवरी तक का पीरियड को कवर कर रहा है, जैन से लेके फेब्रवरी तक के पीरियड को कवर कर रहा है। अब क्योंकि इस टाइम पे हम हमारे बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या मार्क करेंगे, फाइनल ईयर रिटर्न। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने क्या स्टार्ट करा था, इनिशियल ईयर रिटर्न, बट अब जब हम इसको क्लोज करें तो हम इसको क्या करेंगे, फाइनल ईयर रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू से, और शॉर्ट ईयर की, अब जैसे अब हमारे पास में रिटर्न आता है तो हम क्या देखते हैं, ओ ये तो शॉर्ट ईयर रिटर्न हो गया, डाइल्यूट डिसोल्यूशन हो रहा है इसका, तो इसकी सबसे पहले स्केड्यूल एल को जाके
चेक करो कि वो क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट और यू स्टार्ट सीइंग दीज काइंड ऑफ टिपिकल वर्ड्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कशन डिस्कशन किस किस के ऊपर कर लिया? हमने डिस्कशन कर लिया कि हमारा क्या कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। शॉर्ट ईयर रिटर्न के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर शॉर्ट ईयर रिटर्न। ना ये जो सेक्शन है सेक फॉर्म 128, मैं इसको सेपरेटली दो के साथ में कंबाइन करके समझाऊंगा, वो 1 मिनट के लिए इसको अपन होल्ड कर रहे हैं। अब एक और होता है कि एस्टेट, देखो हमारा जो रिटर्न है, ए वापस से इसमें टाइमलाइन आएगी, ये टाइमलाइन वाला बहुत लफड़ा आ रहा है। ठीक है, सपोजिंगली ये हमारा रिटर्न है, ये हमारा एक इंडिविजुअल है। ठीक है, और इंडिविजुअल के लिए हमेशा कैलेंडर ईयर ही यूज होने वाला, दिमाग ही मत लगाना कि इंडिविजुअल के लिए फिजिकल ईयर यूज कर लो, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। गाइस जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पॉज इट। ओके, तो अब इंडिविजुअल का जो रिटर्न होता है वो हमेशा कैलेंडर ईयर पे बनता है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही चलने वाला है। ठीक है, ये इंडिविजुअल की डेडलाइन डेडलाइन है, यही पैटर्न है। इंडिया के अंदर फिजिकल ईयर चलता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, बट यूएस के अंदर इंडिविजुअल के लिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का बहुत सिंपल हो जाता है। मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि कब तक कौन सा पीरियड फिजिकल ईयर है, कौन सा कैलेंडर ईयर है, और कैलेंडर ईयर में काम करना इज क्वाइट इजी कंपैरेटिव टू फिजिकल ईयर। ठीक है, uh, अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा एक एग्जांपल हो रहा है कि इंडिविजुअल है। अब ये इंडिविजुअल जो था इसकी डेथ हो जाती है, एग्जांपल पर्पस ले लेता हूं कि इसकी डेथ हो गई 30th ऑफ जुलाई को। ठीक है, 30th ऑफ जुलाई को। तो जो इसका एग्जीक्यूटर होगा, मतलब कि एग्जीक्यूटर फॉर एग्जांपल लॉयर हो जाता है कई बार, या फिर घर में कोई रिलेटिव होता है जिसको हम विल पास ऑन कर देते कि भाई मेरे मरने के बाद में ये इंसान मेरे सारे के सारे इनकम टैक्सेस या इनकम से रिलेटेड काम करेगा। तो क्या हो रहा है कि अब जिस ये बंदा है, फॉर एग्जाम्पल इसका ले लेते नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं मुकेश। ठीक है, नहीं मुकेश तो अपना स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आर्यन, ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है ना, आर्यन की डेथ हो जाती है ऑन 30th ऑफ जुलाई। अब आर्यन की डॉटर है सुहाना। ठीक है, आर्यन की डॉटर है सुहाना। अब सुहाना क्या करेगी, आर्यन का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करेगी फ्रॉम कहां से, 1 जनवरी से लेके 30th जुलाई तक का। ठीक है, कौन सा रिटर्न फाइल करेगी, फॉर्म 1040 फाइल करने वाली है। बट अब क्या है कि आर्यन एक मिलियनर है तो इसके पास में एस्टेट भी है, तो इसके लिए दो रिटर्न्स और इसको फाइल करने पड़ सकते हैं। एक इसको फाइल करना पड़ेगा 1041, और एक इसको फाइल करना पड़ेगा 706। 706 था 709, मैं एक बार कंफ्यूज हो गया। बराबर है, 706 ही है, क्योंकि 709 गिफ्ट टैक्स रिटर्न हो जाता है, 709 इज योर गिफ्ट टैक्स रिटर्न। ओके, हाँ, तो अब इसको यहाँ पर क्या फाइल करना पड़ेगा, इसको अपने सुहाना को अपने फादर का, मतलब कि आर्यन का 1040 भी फाइल करना पड़ेगा, और 1041 और 706 दोनों में से एक या दोनों के दोनों को भी फाइल करना पड़ता है। अब सर ये रिटर्न हम कब समझेंगे, ये रिटर्न आपका आएगा पार्ट 1 के अंदर, ये रिटर्न भी आपका पार्ट 1 के अंदर आएगा, और एलवेज ऑल्सो ऑल्सो इन पार्ट 2 एज वेल। ठीक है, इसकी जो डिटेलिंग होगी वो ज्यादा हम पार्ट 2 के अंदर और डिटेलिंग में समझेंगे, तो जब हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा पार्ट 2 का, तो उसके अंदर एंडिंग के अंदर इस चैप्टर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और इसको डिटेल में समझाता हूं। तो कब, जब जब भी हमारी डेथ होगी, ठीक है, तो डेथ होने के बाद में, इमीडिएटली डेथ होने के बाद में ये हमको 1041 या फिर 706 फाइल करना पड़ता है। ठीक है, जो एस्टेट टैक्सेस, इनको एस्टेट टैक्सेस बोला, एस्टेट टैक्स रिटर्न बोला जाता है। नाउ ये एस्टेट टैक्स रिटर्न क्यों बोला जाता है उसको एक बार समझ लेते हैं।
क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा हम छोड़ के जाते हैं। अब जब तक हमारा एस्टेट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, जो भी हमारा जो पैसा बचा है, जो हमने ओवर द इयर्स अक्यूमुलेट किया है, जब तक हम हमारे बच्चों को या फिर इन डोनेशन या कहीं पे भी उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, तो meanwhile we have to file a return. Now that those returns are called as what 1041 and 9706. Now 1041 किस लिए फाइल किया जाता है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। 1041 इसलिए फाइल किया जाता है वो, ताकि जो भी एस्टेट से इनकम जनरेट हुई है आफ्टर द डेथ, वो सारी इनकम इंडिविजुअल के अंदर ना जाके इंडिविजुअल के एस्टेट टैक्स रिटर्न में जाए, और जो जितना भी उसकी एस्टेट की वैल्यूएशन होती है वो कहां पर जाके रिपोर्ट होने वाली है, वो जाके रिपोर्ट होती है 706 के अंदर। एक मिनट इस लाइन को पढ़ो। सो फॉर्म 1041 क्या होता है? यूएस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर योर एस्टेट एंड ट्रस्ट, द एस्टेट्स इनकम टैक्स रिटर्न, or possibly an extra estate return which is form 706 United States estate and generation skipping tax return। अब इसमें क्या मतलब हो गया है कि जब हम ये इंडिविजुअल जिस टाइम इसकी डेथ होती है, ठीक है, जब ये इंडिविजुअल की डेथ हुई है, तो अगर एक एक चीज समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक है ना उसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, इसको एग्जांपल से ही समझता हूं, ठीक है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आई है, रेंटल इनकम आई है बिफोर हिज डेथ, वो कहां पर जाके रिपोर्ट होगी? उसकी 1040 के अंदर शेड्यूल ई के अंदर जाके रिपोर्ट होगी। बट आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि ये रियल एस्टेट इनकम है, क्योंकि वो इंसान अब मर चुका है, तो उसके जो भी इनकम जनरेट हुई है फ्रॉम रियल एस्टेट, अब उसकी डेथ तक तो हमने कहां पर रिपोर्ट कर दिया? 1040 के अंदर। बट वो प्रॉपर्टी तो आज भी जिंदा है, उसके अंदर अभी भी रेंटल इनकम आ रही है, तो वो जो इनकम होगी वो कहां पर जाके रिपोर्ट होगी? वो रिपोर्ट होगी 1041 के अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये रियल एस्टेट है, तो इसको बाद में कहीं पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर हो रही है इनकम रिपोर्ट, ठीक है, यहां पर हो रही है इनकम रिपोर्ट, और यहां पर आपकी पूरी की पूरी एस्टेट की वैल्यू रिपोर्ट हो रही है। मतलब कि ये जो रियल एस्टेट है ये कितने में, इसकी कितनी वैल्यूएशन हो गई, इसकी कितनी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, क्या ये थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि थ्रेशोल्ड से नीचे है, वो सारी कहां पर रिपोर्ट होगी? वो हमारी 706 के अंदर होगी। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है देन इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक ओवरव्यू मैंने ऊपर से ग्लिम्पसेस ही दिखाया है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मेजर ऑब्जेक्टिव ये फॉर्म को डिस्कस करने का ये है कि हमको ड्यू डेट जाननी है, तो हमारी ड्यू डेट्स क्या रहती है वो एक बार देख लेते हैं। मेन इसके अंदर कुछ नहीं है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको कब कौन सा रिटर्न फाइल करना है। द ड्यू डेट फॉर फॉर्म 1041 इज 15th डे ऑफ फोर्थ मंथ। मतलब क्या हो गया है, अगर आपका कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर चल रहा है 31 दिसंबर, ठीक है, तो वहां से क्या होगा? फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ का 15th डेट, मतलब कि अप्रैल 15। तो 1041 की ड्यू डेट क्या आ गई? 1041 की ड्यू डेट आ गई 15 अप्रैल, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ दी टैक्स ईयर एक्सटेंशन भी अगर आपको मिलता है, बस सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जनरली आपको हमेशा 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल रिटर्न। बट 1041 ऐसा है, 1041 ऐसा है जो कि आपको 5.5 मंथ्स या फिर 5.5 मंथ की ही ड्यू डेट देता है आफ्टर एक्सटेंशन। मतलब क्या हो जाता है इसका? इसका सिंपल ऐसा मतलब हो जाता है कि आपने अपनी एस्टेट का जो भी पूरी एस्टेट आपने कैलकुलेट कर दी, और आपको लगता है कि यार मेरे को अभी भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना बाकी है, तो मुझे एक रिटर्न को एक्सटेंड करना है, तो आप रिटर्न को एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको गवर्नमेंट कितना मौका देती है, कितने महीने तक आप अपना रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? वो बोलती है कि हम आपको 5.5 महीने दे देंगे। सिर्फ यही एक ऐसा है रिटर्न, यही एक ऐसा रिटर्न है जिसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, वो होती है 30th ऑफ सितंबर, 30th ऑफ सितंबर। वरना जनरली सबकी 6 मंथ्स की रहती है, सिर्फ एक फॉर्म 1041 है जिसकी 5.5 या 5.5 महीने की ही ड्यू डेट रहती है फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। अब ये जो लॉजिक है, अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपने फिस्कल ईयर भी यूज कर लिया, तो फिस्कल ईयर के अंदर भी आपको सेम तरीका यूज करना है। क्या तरीका यूज हो जाता है? 15th डे ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ योर एंटायर टैक्स ईयर। अगर आपका फिस्कल ईयर है, मतलब कि 30th नवंबर को है, तो 30th नवंबर से 4 महीने काउंट करना, तो नवंबर के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 15th ऑफ मार्च को आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो 5.5 महीने आपको लेना है, तो अब 5.5 महीने कैसे लेंगे? अपना क्या आया था,
नवंबर का, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, सॉरी मार्च आया था हमारा, तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 30 अगस्त तक का आपका एक्सटेंडेड ड्यू डेट हो जाएगा, एक्सटेंडेड ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, यहां तक तो आई होप आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ गई होगी। आ, ऐसा करते हैं कि आज के लिए इसको यहीं पर रखते हैं। ओके, सो अभी की कॉन्वर्जेशन हमारी यहां तक ही रहेगी। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, मतलब इसके बाद में जो हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं इसको एलोंगेट नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको ब्रेक कर करके करना चाहता हूं ताकि आप लोग एब्जॉर्ब कर सके उसको। तो गाइज, इफ यू डू नॉट सी मी टुमारो, टिल देन इट्स अ गुड डे, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।